हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया क्लास ले रहे होंगे। आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है। क्लास नाइन्थ का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या आपको पता है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है? एटम एटम आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा तो क्या होगा? आपको पता है कि सेल के अंदर में जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल और सब्सटेंस है वो क्या है, कैसे काम करते हैं वो, और ये नॉन लिविंग चीज होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक बात कर लो, है ना। ये आपको पता है कि लिविंग, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल है ये नॉन लिविंग है कि लिविंग है? ठीक है। अगर ये नॉन लिविंग है तो फिर जीवन कैसे निर्माण कर देता है? ये नॉन लिविंग चीज आपस में इंटरेक्शन करके कैसे लिविंग बनाता है, क्या आपको पता है? इन्हीं चीजों का सवाल हम पहले देखेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और फिर आगे हम चलते चलते बताएंगे कि कैसे ये लाइफ का लिविंग कंपोनेंट का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो पहले शुरू करते हैं। एटम, देखो एटम जो टर्म है यह बना हुआ है दो टर्म से। एटम जो टर्म आपने यहां देखा यह बना हुआ है ए का मतलब होता है नॉट, ठीक है। टर्म का मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल मतलब कि इसको डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कहा जिसको छोटा से छोटा हो गया अब छोटा नहीं कर सकते, समझे, उसको बोलते हैं एटम। और ये हमने नहीं बोला, ये बोला जॉन डाल्टन साहब ने। जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि दुनिया में जितना भी चीज जो दिखाई पड़ता है, जिसके पास मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, समझे ना, और जिसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो सबको हम लोग मैटर बोलते हैं। और मैटर मान लो कि एक पेन है, एक मैटर है। अब इसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा गया, और तोड़ते 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 एकदम छोटा बना दिया, और छोटा जो बना उससे फर्दर डिवाइड ये नहीं कर सकता, उसको उन्होंने कहा एटम। क्या कहा? एटम। और इसी बात को हमारे ऋषि मुनियों में से एक ऋषि थे कनद, जिन्होंने कहा परमाणु, परम अणु, अणु का भी छोटा फॉर्म है परमाणु, समझे। तो आइए हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी चलते चलेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे, सो जरा देख लो। पहला चर्चा करेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ कुछ लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन साहब की थ्योरी डिस्कस करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम और उसका सिंबल और एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल पे आएंगे, तो फिर मॉलिक्यूल के सारे पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट करते हैं कि व्हाट इज एटम। एटम कह रहा है कि एक फंडामेंटल यूनिट है, मास का सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। इससे छोटा ये नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम है एटम। और एटम के अंदर में दो चीज होता है। क्या दो चीज होता है? सो यह देख लो जरा। कहा कि ये एक जो है बीच में ये है प्रोटोन, ये क्या है? प्रोटोन है, प्लस चार्ज। और इसके ऊपर में एक घूमने वाला जो चीज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये घूमता रहता है, समझे। तो एटम बना हुआ है दो टर्म से, दो चीज से, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, तो यहां पर अगर कोई कहे कि एटम के अंदर में क्या होता है भाई, तो एटम में दो पार्ट हुआ, एक न्यूक्लियस और एक हुआ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में दो चीज होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ देखो, ये जैसे मान लो कि ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का एटम है, तो इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ इधर घूमता है। देखिए 8 न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों को मिला दोगे तो कहलाएगा न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा। समझ में आई बात? ओके जी। ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल बताया कि क्या होता है एटम। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ मास कहते हैं। मास का मतलब कांस्टेंट, क्या मतलब? कहा कि जैसे मान लो तुमने तुमने समोसा बनाया, समोसा कैसे बनाओगे? मान लो कि तुमने 2 किलो आटा ले लिया, ध्यान रखो 2 किलो आटा ले लिया, 1 किलो आलू ले लिया, प्याज ले लिया, जो सब ले लिया। तो 2 किलो आटा लिया, 1 किलो आलू ले लिया, समझे, और 1 किलो तेल में छान दिया। ठीक है। तो तेल 1 किलो, 1 किलो आलू और 2 किलो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, आटा हो गया। तो टोटल मिला कितना बना? 4 किलो बनना चाहिए। तो कहा कि जितने इंग्रेडिएंट तुम इस साइड में डालोगे किसी रिएक्टेंट का, उतने ही इंग्रेडिएंट इतना प्रोडक्ट बनेगा, इससे ज्यादा कमी नहीं बनेगा, समझे। मतलब मास हमेशा ही कंजर्व रहेगा भाई,
समझे, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी पर लॉ एक भाई साहब थे, उन्होंने दिया, इनका नाम था, क्या नाम था, 1774 में एंटोनी लवोजियर ने, ये केमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि मास कैन नाइदर क्रिएटेड, ना तो तुम मास को क्रिएट कर सकते हो, ना तो तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर 5 और 10 रखा तो इधर भी 15 ही होगा, समझे, मतलब जितना इधर बैलेंस है तराजू की तरह, समझे। तो केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, जितना तुम रखोगे इधर उतना ही उस तराजू पर भी दोगे, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहां देख लो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सिखाया गया है कि आपने एक CH4 ले लिया, क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, और ये ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ 16 ग्राम है, यहाँ पर ये 32 ग्राम है, 32 × 64, सब मिला के कितना हो गया, रिएक्टेंट जो हो गया 80 ग्राम, तो 80 ग्राम जो बना, समझे कि नहीं। तो यहां से भी आप देखो कि बना क्या, तो ये CO2 बना और वाटर बना, तो 44 ग्राम इधर, फिर यहाँ तो 80 इधर भी है, तो 80 यहाँ भी और 80 इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही और राइट हैंड साइड में उतना ही। तो ये हो गया कि भाई जितना ये दोनों को मिला करके बनाया, ये 40 था, कितना था, ये 16 था, जो 64 था, दोनों मिला करके 80 हुआ, तो यहाँ भी सब मिला करके क्या होगा, 80 होगा, इसे न कम होगा न ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। खत्म हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया भाई, यह भी बताया हमने, लवोजियर ने दिया था, तो जानकारी आप ले लो, क्या दिया, नाम क्या है, लवोजियर ने दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते चलोगे फटाफट। चलो अब क्या कह रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया कहानी, इसका आंसर बड़ा हल्का हल्का है, इसको आराम से तुम चला बनाते चलोगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो भाई यही सब कहानी है। अब ये क्वेश्चन है बनाने के लिए, तुम बनाना घर में। दूसरा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देने वाले कौन साहब थे, पहला नाम लिखोगे जोसेफ लुइस प्राउट, तो इसको नाम रखिएगा प्राउट से, ये भी केमिस्ट था। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्या कहता है ये स्टेटमेंट, कहा कि ये कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। समझे, ये भाई साहब हैं, जोसेफ साहब हैं, तो कहा कि ये क्या बोला, दूसरा लॉ है मल्टीपल पोर्शन, इसका भी सुनो, ये लाइन क्या बोला, ये पहले देने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन साहब, जिन्होंने डाल्टन थ्योरी दिया था एटम का। तो जॉन डाल्टन ये बड़े वैज्ञानिक थे, 1803 में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया। इसका स्टेटमेंट क्या था, कहा कि दो एलिमेंट कंबाइन करेगा टू प्रोड्यूस मोर देन वन कंपाउंड, अगर एक कंपाउंड कंबाइन किया, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाया, ठीक है, रेशियो में, तो कह रहा कि इस दोनों का जो रेशियो होगा, है ना, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, अल्वेज रेशियो, कैसा रेशियो होगा, होल नंबर का रेशियो होगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं अभी, 9वीं क्लास के बच्चे हो तो इसको थोड़ा सा जानकारी इतनी रख लो बस। ठीक है, among following pair of compound that illustrate the law of multiple proportion है भाई, चलो इसको छोड़ो, वैसे देख लो, इसको देखना चाहते हो तो, ठीक है ना, ये देख लो, इसको मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आप इसको इसके किसके बीच में देखोगे, नाइट्रोजन है यहाँ, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। और कहा ये हो सकता है ना, यहाँ नहीं होगा, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाँ जी, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसको छोड़ दो। ठीक है, और हाँ ये आंसर सही है, आगे बढ़ो। मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन छोड़ो, इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये सब पूछना है। ठीक, चलिए
यस, आइए ये सब तो कहानी है, मल्टीपल प्रोपोर्शन वगैरह वगैरह। चलो हम पढ़ रहे थे आपको एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में, उसको देख रहे हैं। यस, अब आ जाओ, हमने कहा कि एटम जो है, जिसका सबसे पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है, पार्टिकल है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु, मतलब एटम। एटम पर जो सबसे पहला थ्योरी दिया था वो थे डाल्टन साहब, और डाल्टन साहब की थ्योरी में 4 पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। क्या है डाल्टन का पहला थ्योरी? पहला थ्योरी कहा उन्होंने कि ऑल मैटर जितना भी है, समझे, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिसको एटम कहा। और दूसरा पॉइंट कहा एटम्स आर इनडिविजिबल, कहा कि अब एटम को आप इससे छोटा पदार्थ में तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता किसी केमिकल रिएक्शन में। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा कहा कि एटम का जो है, एटम अब किसी एलिमेंट का, जो कोई एलिमेंट है, मान लो सोडियम है, तो सोडियम का जितने एटम है वो सब एटम समान होगा। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल मास में और केमिकल प्रोपोर्शन में सब एक जैसा होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। अब दूसरा एलिमेंट है, मान लो कि एक सोडियम का है और मान लो कि क्लोरीन का है, तो इसका एटम कुछ और होगा, इसका एटम कुछ और होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा वो डिफरेंट होगा। एक एटम का, एक एलिमेंट का जो सारा एटम है वो सब एक जैसा होगा। ये है कहने का मतलब। अब कह रहा है कि एटम कंबाइन करेगा खास रेशियो में तो वो होल नंबर बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो द रिलेटिव नंबर काइंड ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया हमारा डाल्टन साहब का। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, कह रहा लिमिटेशन ऑफ डाल्टन साहब की थ्योरी जो है, लिमिटेशन क्या है? एटम्स वेर अज्यूम टू बी इंडिविजुअल, कहा कि इसको ऐसा मानते हैं कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, इसे छोटा पार्टिकल है नहीं, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसे भी छोटा पार्टिकल तो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो कह रहा है एटम्स वेर अज्यूम, इसको हम इंडिविजुअल मानते थे एटम, लेकिन फर्दर डिवाइड इनटू अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, जो हमने अभी आपसे कहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। However, it is now recognized that, क्या कहता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास, है ना। जैसे इसका एग्जांपल है आइसोटोप। आइसोटोप ये कह रहा है कि भाई कि आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है जिसका कि मास नंबर अलग अलग होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो यहां डिफर कर गया डाल्टन साहब की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी क्या कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, है ना। हाउएवर इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। लो भाई, कहा कि अलग अलग जो एलिमेंट है उसका भी मास सेम हो सकता है, और इसका एग्जांपल आइसोबार। ठीक है ना। इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम may have different properties। ये डाल्टन साहब जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे कि क्यों एक पदार्थ का एटम जो है वो समान होगा। ठीक है, तो which among the following statement is incorrect। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बनाइएगा देख करके, है ना। यहां से आइए, एटम्स एंड देयर सिंबल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट generally without independent existence which can take part in chemical reaction। तो एटम का एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। पहले तो ये समझ लीजिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है। का ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर। समझे ना, किस कोई एलिमेंट का बारे में देख रहे हैं, उस एलिमेंट का जो एटम होगा सब सिमिलर होगा, लेकिन डिफर करेगा एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। Each atom of an element show all the properties of that element। Atoms are extremely tiny particle with radius about 1.10 1 is to
10 मीटर जो है ये इसका क्या होगा, ये पार्टिकल का साइज है। एटम जो है मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये एटम फ्री स्टेट में जल्दी पाया नहीं जाता है। अब आप इसका सिंबल देखिए, ये पहले सिंबल देने का तरीका ऐसा होता था, ठीक है ना। अब ये सिंबल नहीं दिया जाता, अब दिया जाता है नाम के आधार पे। आप देखते होंगे ये सिंबल है, देखिए हाइड्रोजन हीलियम से लेकर ये सिंबॉलिक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप जानते हो इसको, ठीक है ना। एटॉमिक मास क्या है, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज ड्यू टू व्हिच एक्चुअल मासेस ऑफ एटम्स, है ना, इसको निकालना बहुत छोटा हो जाएगा। देयरफॉर कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मासेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आराम आराम समझते हैं। कहा कि ये जो चीज है यह है 1.6 ग्राम फाउंड टू बी एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक्चुअल मास कितना है, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास है 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। व्हिच इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा है। अब 10⁻⁻24 है, कितना छोटा होगा। हाउएवर कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें मास का किसी अदर एलिमेंट से, समझे ना, तब हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मासेस दस ऑब्टेन इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी की तुलना में हम लेते हैं, समझे। इस तुलना को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास स्केल पर। अब हम तुलना करेंगे, जैसे मान लो कि हम कहें कि भाई एक किलो चीनी दो, समझिएगा बात को। 1 किलो चीनी क्या हुआ, चीनी का मास हुआ। लेकिन यह किसके कंपैरिजन में, आपके तराजू के बगल में एक दूसरा जो बाट रखा हुआ है उससे कंपेयर कर रहे हैं आप कि हाँ भाई 1 किलो का है तो इसे 2 बार दे दिया तो दुगुना चीनी हो गया, तो 2 किलो चीनी हो गया। तो इट इज रिलेटिव टू दिस वाट, राइट। तो ऐसे ही कहा पहले, ये जो छोटा मास था हाइड्रोजन का, जो कि करना बड़ा मुश्किल था, तब क्या किया गया कि इसको कंपैरिजन करके के एटम्स ऑफ डिफरेंट मास विद सम रिफरेंस एटम, रिफरेंस एटम से देखा गया, तो ये आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव मास, एटॉमिक मास, समझे ना। आइए थोड़ा सा इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सो। अब देखो रिलेटिव मास कैसे निकालोगे, तो रिलेटिव मास निकालने के लिए ये रिफरेंस चाहिए, मतलब वाट चाहिए। किसी चीज को तौलोगे तो कैसे तौलोगे, भाई सोना के दुकान में जाकर तुम कहोगे कि भाई हमें बड़ा सा जो सीमेंट का दुकान में सीमेंट खरीदने जाते हैं वो वाला बांट लो, तो उसे तो तौल नहीं सकते आप, उसके लिए अलग तराजू होगा। उसके लिए सोना को तौलने का तराजू अलग है, सब्जी को तौलने का तराजू अलग है। सब्जी में तो 4-5 ग्राम आगे पीछे 10 हो जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन सोना तो भाई 10 ग्राम भी का भी लाखों रुपए दाम है। तो उसके लिए क्या है कि जो मेजरमेंट है, तराजू है, बैलेंस है, वो क्या है। तो एटम तो भाई साहब उससे भी छोटा है, तो कहा कि एटम को आप तौलोगे कैसे, आप कैसे बनाओगे। तो इसके लिए शुरुआत में पहले जो रिफरेंस लिया गया था वो रिफरेंस लिया गया था किसका, हाइड्रोजन का लिया गया था कि एक तराजू पे हाइड्रोजन को रखा जाएगा। क्यों लिया गया था, कहा कि ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था। दूसरा एटॉमिक मास जो लिया गया था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन था, मतलब कि हम लोग ऐसा मानते थे कि ऑक्सीजन का 8 है तो 8 हाइड्रोजन 8 है उसमें, ऐसा मानते थे, मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन होता था। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक आ गए और इसके कारण से इसको डिस्कार्ड किया गया। एक वैज्ञानिक थे बर्जिलियस, जिन्होंने कहा, क्या प्रूव किया कि जो है अप्रोक्सीमेटली का कहा कि सम एलिमेंट सच एज क्लोरीन, रिलेटिव मास यूनिट इसका 35.5 है, ये कहा कि फॉल्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हाउएवर बिटवीन द टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। कहा कि ये जो है कि हाइड्रोजन का मल्टीपल होना इसके लिए संभव नहीं है कि हाइड्रोजन के मल्टीपल होने से 35.5 हो जाएगा। तो बर्जिलियस साहब ने कहा कि नहीं, हाइड्रोजन को हम रिफरेंस नहीं ले सकते। समझ में आया। जैसे मान लो कि आप तराजू में सब्जी को तौलने जा रहे हो, तो सब्जी को तौलने के लिए एक लोहे का टुकड़ा है उसे तौलोगे ना। आप कोई ईंटा दे दे, कोई पत्थर दे दे, भाई पत्थर भी 1 किलो है, तो आप कहोगे नहीं ये पत्थर 1 किलो नहीं हो सकता, या लोह ये नहीं हो सकता। मतलब कि आपका रिफरेंस ही अगर गलत हो गया, जिससे तौल रहे हो वाट ही गलत हो गया, तो हाउ यू कैन इमेजिन कि आपका मास सही आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए जो सबसे एग्जैक्ट जो अप्रोप्रिएट आया वो आया कार्बन स्केल आया। क्या आया, कार्बन स्केल आया। देखो अभी बताते हैं, यहाँ पर देखो, तो रिलेटिव मास यूनिट जो है थ्रू ऑक्सीजन भी आया, फिर इसको भी डिस्कार्ड किया गया,
माने ऑक्सीजन को भी लिया गया कि ऑक्सीजन को एक तराजू पर रखा जाए, बाकी दूसरा एलिमेंट को तौला जाए। लेकिन इसके भी कई कारण थे। क्या कारण थे? ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर जाता था, तो इसके कारण हटा करके तब आया है आपका, फाइनली आया, क्या आया? ये कार्बन आया, और ये आज की जमाने में चल रहा है। अब सुनो कार्बन क्या है। सो कार्बन को क्यों लिया गया पहले तो समझ लो। आफ्टर ऑक्सीजन जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो 1960 में बना, रिकमेंड किया कि कार्बन जो 12 है आइसोटोप है, वो लिया जाएगा एज ए रिफरेंस टू मेजर रिलेटिव मास यूनिट। ठीक है ना, रिलेटिव मास जो है एटॉमिक मास रैम बोलते हैं। कहा कि आइसोटोप ऑफ मास ऑफ वन एटम किसी का लिया गया और 1/12 भाग ऑफ ये कार्बन 12 कार्बन का लिया गया। इसको जरा समझ लेते हैं कैसे है। कहा कि ये कार्बन 12 है, इसका एक एटम लिया गया। क्या लिया गया? एक एटम, और एक एटम का 12वां हिस्सा, मतलब सपोज करो कि हम ऐसे एक एटम मान ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहा एक हिस्सा ये हुआ। तो एक हिस्सा को आप क्या करते हो, यहां पर समझो कि ये तराजू है ना, तो एक तराजू पर आप कार्बन का 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ C12 इसको यहां डाल दिया। अब बाकी दूसरा किसी जो अन्य एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट का जो है वन एटम डाल दो यहां पर, समझे, तब पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक मास क्या है। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं, इसलिए ये आपको यहां पर जो फॉर्मूला बनाया जाता है एटॉमिक का, ये फॉर्मूला ये है। क्लियर करिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आएगा, आराम आराम से, घबराओ नहीं। ठीक है, अभी 9th में हो तो थोड़ा सा आराम आराम से। अब कहा वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ वन कार्बन एटम 12 एटम के लिए। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ वन एटम हाइड्रोजन 1.6 × 10⁻24 ग्राम। 10 इन टर्म्स ऑफ AMU मास ऑफ हाइड्रोजन जो हुआ ये इतना हो गया, समझे ना, 1.0078 MU या 1.008 MU कहते हैं हाइड्रोजन का मास को, इसके रेफरेंस में। सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन किया जाए तो यहाँ पर 16 ग्राम आ गया, पर 15.995 आ गया। टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U। अब हम लोग उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते कि एटॉमिक मास यूनिट, सीधा U लिख देते हैं। U का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट व्हिच इज नोन एज यूनिफाइड मास। ठीक है, अब ये लिस्ट बना हुआ है कि किसका किसका कितना कितना ये है। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंटेशन, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 6 पॉइंट इतना एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट और मास ऑफ 6.02 10⁻23 एटम, मतलब इतना एटम लिया जाए और उसको तराजू पर तौला जाए तो इसको बोलेंगे 12 ग्राम के बराबर। मतलब किसी भी एटम का जो नंबर है वो अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो, एवोगैड्रो नंबर कितना हुआ, इतना को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 एटम, ये नंबर है, इसको तौला जाएगा तो यह उस एटम के, जिस एलिमेंट का एटम है उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है तो ये इसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर? चलिए, एक है एवरेज एटॉमिक मास। जैसे आपको हमने बताया आइसोटोप्स, है ना, तो आइसोटोप में क्या बताया कि C12 भी है, C14 भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में 16, 17, 18 भी एग्जिस्ट करता है। तो कहा इसमें से एवरेज कैसे निकालोगे, तो कितना एबंडेंस है, कितना है। जैसे क्लोरीन का 35.5 भी है और आगे एक दूसरा भी है 37 का भी है। तो कहा कितना एबंडेंस है, इसी के लिए हम निकालते हैं। कहा कि इन केस ऑफ आइसोटोप एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट मासेस, हेंस एवरेज वैल्यू इज टेकन एज सच। कैसे? तो एवरेज हम लोग निकालते हैं जहां पर हो। तो एवरेज कैसे फॉर्मूला निकालने का है, सो देखिए, का एटॉमिक मास और गुना अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास, और इसी प्रकार से समेशन ऑफ अबंडेंस गुना एटॉमिक वेट मास, और जितना भी है सबको जोड़ दो और 100 से डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। क्या दिखा अभी? व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम?
अब आगे बढ़ो ये सब चीज, क्वेश्चन सब हम कराएंगे बाद में, पहले एक बार थ्योरी करा दूं। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, ये सब बहुत हल्का है, ये नहीं होता है इसका। स्टेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज। ठीक है, देखो बच्चों, आज हम एक छोटा क्लास लिया एटम और मॉलिक्यूल में। आज हम खाली एटम के बारे में ही बात किए। कल हम पढ़ाएंगे आपको इसके मॉलिक्यूल के बारे में। छोटे छोटे पॉकेट में पढ़ो और क्वेश्चन बनाते चलो, इसको थ्योरी भी समझते चलो और नोट भी बनाते चलो। ठीक है जी, तो हम इतना ही रखते हैं आज, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।